नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग एक सीरीज शुरू किए थे ज्यामिति की। ज्यामिति में कुछ वीडियो हो चुके हैं जहाँ पे त्रिभुज तक बात हो चुकी है, यानी कि त्रिभुज और उसके प्रकार पे बात हो चुकी है। उससे संबंधित कुछ प्रमेय थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कोण निकालने में, जो कि हर कंपटीशन में कोण निकालना आता है। तो आप लोग अगर अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। पूरी सीरीज ही काम की है, शुरू से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज पे बात कर रहे हैं। दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होते हैं, इन सब पे बात होगी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सर्वांगसम का अर्थ और परिभाषा समझेंगे कि यानी कि सर्वांगसम होता क्या है। जरूरी थोड़ी है कि त्रिभुज अकेले ही सर्वांगसम हो, और बहुत सारी आकृतियां सर्वांगसम हो सकती हैं। तो सर्वांगसम की जो कसौटी है वो क्या होती है कि जिस पे रखकर हम लोग चेक कर सकें कि कोई भी आकृति सर्वांगसम है या नहीं है। त्रिभुज के केस में अलग अलग तरीके से होती है होंगी, और एक कॉमन भी होती होगी जिससे हम सारी आकृति को चेक कर सकें। तो वही इसमें हम लोग बात करेंगे। त्रिभुजों के सर्वांगसम व भागों की समानता, यानी कि त्रिभुज का जो नाम होता है, वैसे हम लोग त्रिभुज ABC इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज में ऐसा नहीं होता। उसके जो नाम का ऑर्डर है, यानी कि ABCD, जो हम कुछ ABC या DEF जो कुछ भी नाम दे रहे हैं उसको हम, उसका एक ऑर्डर होना चाहिए। वो उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताता है। इधर उधर नहीं लिख सकते इसमें, जब दो त्रिभुजों पे सर्वांगसम की बात हो रही है तब। तो यही क्या होती है, कैसे ये डिफाइन होती है, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपना आ जाता है कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की कसौटी, यानी कि क्या क्या कंडीशन फुलफिल हो जाए तब हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे। तो भुजा कोण भुजा, यानी कि त्रिभुज की ये जो दो भुजाएं हैं और एक कोण है, ये बराबर हो जाए तब हो सकता है। कोण भुजा कोण, ये मतलब ये सारी कसौटियां जो दिख रही हैं ये सभी तो आप लोगों ने देखे होंगे। एक ये एक्स्ट्रा और भी है, ये केवल समकोण त्रिभुज पे लगती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है पुरानी वीडियो में बताया जा चुका है। तो ये अपनी 1 2 3 4 5 कसौटियां हैं, इनमें से कोई भी एक फुलफिल हो जाती है तब हम लोग कह देते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है। लास्ट में अपना आ जाता है कि त्रिभुज की कुछ असमिकाएं, यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय और बच जाती हैं जो सर्वांगसम त्रिभुज पे लागू होती हैं। इतना हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी क्षेत्रफल वगैरह निकालना, हेरोइन का सूत्र, ये सब चीजें अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे वो सर्वांगसम होती हैं, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि और केवल यदि उनमें से एक को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए तो उसे पूरी तरह से ढक ले। अब ये अध्यारोपित करना क्या होता है पहले भी बताया जा चुका है। रेखाओं को अध्यारोपित कराया गया था और उसके बाद फिर कोण को भी अध्यारोपित करा के दिखाया गया था। उसमें बताया गया था कि दो रेखाएं कैसे सर्वांगसम होते हैं, दो कोण कैसे सर्वांगसम होते हैं। ऐसी ही सारी आकृतियां सर्वांगसम हो सकती हैं, बस उनके लिए कंडीशन क्या है कि जब उनको एक दूसरे पर रखा जाए इस तरह से, यानी कि एक हाथ पर दूसरे हाथ को ऐसे रखा जाए, तब इसको कहते हैं हम लोग अध्यारोपित करना। यानी कि एक को दूसरे पर रखा जाए, बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट किया जाए तो वो पूरी तरह से फिट हो जाए, यानी कि एक वाली जो नीचे वाली है उसको ऊपर वाली पूरी तरह से ढक ले। यानी कि पहली जो है वो दूसरी को पूरी तरह से ढक ले, या आप उसका उल्टा भी कह सकते हैं, दूसरी वाली पहली वाली को पूरी तरह से ढक ले। तो इसे ही अध्यारोपित करना कहते हैं। और जब ये पूरी तरह से ढकती हैं, यानी कि अगर पूरी तरह से नहीं ढक पाई, जैसे अपने पास ये अपने पास चतुर्भुज है इतना बड़ा, इसी के बगल में एक छोटा सा उससे कुछ अलग मतलब माप का एक और हमने आयत बना दिए। तो अब इसको इस पर रखेंगे तो पूरी तरह से नहीं ढकेगा, ये थोड़ा सा इसका हिस्सा बाहर की तरफ दिखता रहेगा, यानी कि इतना ढका इतना नहीं ढक पाया, तो ये आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। यही अगर इसमें हम लोग इतना थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से ये इसको ढक ले, तब ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हो जाती हैं। इसी तरह से आप लोग बहुत सारी आकृतियों में लगा सकते हैं। जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इन रेखाखंड कह लीजिए, इसको इस पर अध्यारोपित करने पर अगर ये पूरी तरह से ढक जाती है, यानी कि एक ही रेखा दिखने लगती है, तब हम लोग इसको सर्वांगसम रेखा कहेंगे। इसको हम लोग सर्वांगसम आयत या वर्ग इस तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से एंगल में भी होता है, दो एंगल जो बराबर माप के होते हैं वो दोनों आपस में सर्वांगसम होते हैं, यानी कि 60-60 दोनों है। तो इसको इस पे रखेंगे तो ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा, यानी कि ये दोनों सर्वांगसम कोण हैं। इसी तरह से बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं। गोले पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
ये जो दो वृत्त हैं, चाहे वृत्त पे ही होगी, क्योंकि गोले को एक दूसरे पर नहीं लगाया जा सकता, 2D में ही ये काम करेगा। इसी तरह से और बहुत सारी आकृतियां आप लोग ले सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी ले लीजिए। बस उनकी सिंपल सी कंडीशन इतनी है कि पहली पे दूसरी को रखा जाए तो पूरी तरह से ढक ले। रही बात सर्वांशम को दर्शाने की, तो सर्वांशम को कुछ इस तरह के चिन्ह से दर्शाया जाता है, यानी कि एक बराबर का साइन लगाया जाता है, उसके ऊपर एक ऐसी कर्व लाइन बना दी जाती है। तो ये होता है सर्वांशम को दर्शाने का तरीका, यानी कि ये दोनों सर्वांशम होंगे, इनको हमें दर्शाना है, तो ऐसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर एक ऐसी कर्व लाइन दिखा देंगे, तो ये हो जाता है सर्वांशम को दर्शाने का तरीका। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, इस वीडियो में त्रिभुज पे बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज पे भी अगर देखा जाए तो बस यहीं पे जहां पे आकृति लिखा है यहीं पे हम लोग त्रिभुज लिख दें, तब ये त्रिभुज, दो सर्वांशम त्रिभुज के पहचान कह सकते हैं, या दो सर्वांशम त्रिभुज की परिभाषा कह सकते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग सर्वांशम त्रिभुज पर डिटेल में उसकी नामकरण और इन सब पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं दो सर्वांशम त्रिभुज क्या होते हैं। तो उसकी देखिए कसौटी लिखी हुई है कि दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, ये तो वही बात है जो आकृति थी वहीं पे हटा के त्रिभुज लिख दिया है, सिंपल सा। यानी कि दो त्रिभुज अपने पास होने चाहिए सर्वांशम होने की कंडीशन में, एक त्रिभुज में कोई सर्वांशम नियम नहीं लगता। इस तरह से हमने दो त्रिभुज बना लिए। एक दूसरे कलर से बनाते हैं, ये नामकरण अगर किया जाए इसका, तो हम लोग इसको नाम देते हैं ए, बी, सी नाम दे दिए इसे। इसको हम लोग नाम देते हैं डी, ई, और इसको नाम दिए एफ। जैसे ही ये नामकरण करते हैं हम लोग, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हैं, तब क्या क्या अपने पास कंडीशन निकल कर आती है, नीचे दिया गया है कि यदि त्रिभुज एबीसी किसी अन्य त्रिभुज डीईएफ पर इस प्रकार ठीक ठीक अध्यारोपित हो जाता है, यानी कि सर्वांशम त्रिभुज हो जाता है कि जो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं और जो त्रिभुज डी ई एफ के शीर्ष हैं पर इस प्रकार निम्न से क्रम पे पड़े। कैसे पड़े? ए डी पे पड़े, यानी कि इसको इस पर चिपकाया जाए तो ए वाला एकदम बिल्कुल ठीक डी पे पड़े, बी वाला बिल्कुल ठीक ई पे पड़े और सी वाला बिल्कुल ठीक एफ पे पड़े। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको चिपकाते हैं उठाकर इस पे, तो अपने पास 6 कंडीशन निकल कर आती हैं। वो 6 कंडीशन क्या है कि ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के बराबर होगी, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर हो जाएगी, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। सिंपल सा इसको हम लोग ऊपर ले चल के लिख देते हैं, यानी कि ये वाले जो 6 कंडीशन मिलती है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। कौन कौन सी मिली अपने पास? ये जो भुजा ए बी है वो डी ई के बराबर होगी, जो भुजा ए बी है वो बराबर होगी डी ई के, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मतलब दूसरी जो एसी है वो किसके बराबर होगी? डी एफ के। एसी जो है वो बराबर होगी डी एफ के। और तीसरी भुजा बीसी जो बराबर है वो ई एफ के। जो भुजा अपनी बीसी है, बीसी जो है वो बराबर होगी किसके? ई एफ के। ये हो गया, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में सर्वांशम होंगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं क्या होती हैं? यानी कि जब शीर्ष पड़ गया तो ये इसकी संगत भुजा हो गई, ये इसकी संगत भुजा हो गई, ये वाली भुजा इसकी संगत, यानी कि जिसपे जो चिपक रही है वही उसकी संगत भुजा है। तो यहां पे लिख सकते हैं संगत भुजाएं सर्वांशम है। अब सर्वांशम होने का मतलब ही है कि दोनों बराबर हैं, या दोनों बराबर हो गई तो आप लोग कह सकते हैं सर्वांशम है। ये हो गया। अब एंगल की बात कर लीजिए तो ए एंगल डी के बराबर है, यानी कि जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल डी के। अब इस एंगल को बी ए सी करके लिख सकते हैं आप लोग, ई डी एफ करके डी वाले को लिख सकते हैं। ये सब कोण वाले चैप्टर में बता दिए गए हैं। अगली जो कंडीशन बन रही है वो कोण बी कोण ई के बराबर है, यानी कि कोण बी जो है वो बराबर है कोण ई के, और जो कोण सी है वो अपना बराबर है किसके? कोण एफ के। कोण सी जो बराबर है कोण एफ के। इतनी बात। तो यहाँ पे आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि संगत कोण भी सर्वांशम है, संगत कोण सर्वांशम है। यहाँ पे है लिख दीजिए, ये हो गया सर्वांगसम है।
तो जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं उनमें ये कंडीशन निकल कर आती है कि जो शीर्ष है वो तो एक दूसरे पर चिपक जाएंगे, उसके बाद जो भुजाएं एक दूसरे पर चिपकती हैं वो संगत भुजाएं कहलाती हैं और वो आपस में बराबर होती हैं। इस तरह से अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तभी, अगर कोई अलग अलग त्रिभुज है तब ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। इन्हीं में से अब आगे कुछ कसौटियों पर चेक किया जाएगा। जब इनका हमने बताया था, इंट्रो दे रहे थे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तब उसमें बताया था कि इनका जो नाम होता है वो मायने रखता है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग दिखाना चाहें तो अब इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि जो त्रिभुज अपने पास है, कौन सा त्रिभुज ABC और त्रिभुज अपने पास DEF है, ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है। और सर्वांगसम त्रिभुज का चिन्ह हमने मतलब सर्वांगसम का जो चिन्ह बताया था वो कैसा बताया था, कुछ इस तरह से बराबर का साइन लगा के उसके ऊपर एक कर्व लाइन ऐसी ड्रा कर देते हैं, तब वो ये दोनों सर्वांगसम कहलाते हैं। तो अब इसमें सर्वांगसम का मतलब है जैसे ही ये नामकरण हमने किया उसमें क्या हुआ कि A जो है वो D पर आ रहा है, B जो है E पे आ रहा है, C जो है F पे आ रहा है। अगर इसका हम लोग क्रम बदलेंगे तो ये मैटर गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि इसका नाम ही बता रहा है, अगर ये आकृति ना दी जाए तब भी इसका नाम ही बता रहा है कि A जो है वो D पे रहा होगा, B जो रहा होगा E पे रहा होगा, C जो रहा होगा F पे रहा होगा। इसी तरह से आप लोग कोई भी त्रिभुज दिया जाए उसका पहला लेटर उसके पहले लेटर पे रहा होगा, इस तरह से शीर्ष को हम लोग मिला लेंगे तब फिर भुजाएं भी निकल आएंगे। अब भुजाएं इसमें क्या है, AB है, BC है, AC है, उसी तरह इसमें DE है, EF है और DF है। तो इस तरह से वो भी आपस में बराबर हो सकती हैं। तो नाम से ही बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब देखिए दो त्रिभुज अलग अलग तरीके से कैसे सर्वांगसम हो सकते हैं उसको आइए समझते हैं। तो अब मेरे हाथ में ये त्रिभुज के दो टुकड़े हैं, जिनमें एक त्रिभुज जो है आप लोग देख सकते हैं ABC करके होगा, ABC है ये, और ये वाला त्रिभुज जो है अपने पास ये DEF है। ये दो त्रिभुज हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को ऐसे कुछ लगाएं, यानी कि जो अपना ABCD है वो DEF पे पूरी तरह से इसको ढक ले, तो एक कंडीशन तो ये हो गई जो हमने आपको समझा दिया, यानी कि A D पे पड़ा, A वाला जो था वो D वाले पे पड़ा, और नीचे जो B वाला था वो किस पे पड़ा है, E पे पड़ा है, और जो C वाला है वो F पे पड़ा है। इस तरह से ये हो जाता है अपना एक कंडीशन। इसी त्रिभुज से अलग अलग और तीन कंडीशन आ सकती है। यानी कि A जो पड़ा है वो किस पे पड़ा है, अभी तक D पे पड़ा है। इसी को हम लोग थोड़ा सा बैंड करते हैं जैसे ही। अब क्या देखते हैं आप कि जो A है वो F पे पड़ रहा है, B जो है वो D पे पड़ रहा है, यानी कि A वाला जो है देख लीजिए, A वाला जो है वो F पे पड़ रहा है अब, और B वाला जो है D पे पड़ रहा है, और ये अपना C वाला जो है वो किस पे पड़ रहा है, E पे पड़ रहा है। तो एक ये अलग कंडीशन बन गई। अगर इस वाली कंडीशन का हम लोग नामकरण करें तब कैसे करेंगे हम लोग, एक मिनट इसको हटाते हैं। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में जो A है वो F पे पड़ रहा है, तो हम लोग इसका नामकरण जब करेंगे तो त्रिभुज A यहां पे लिखेंगे, त्रिभुज F यहां पे लिखेंगे, इस तरह से। अब आगे A वाला जो था वो तो पड़ा था F पे, जो C वाला है वो पड़ा था E पे, और जो B वाला पड़ा था वो पड़ा था किस पे, D पे। तो जैसे त्रिभुज A B है वो कहां पे पड़ा था, D पे पड़ा था, और C वाला किस पे पड़ा था, E पे पड़ा था, तो C वाला E पे पड़ा था। तो एक तरीका ये भी दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, बस इसके जो शीर्ष थे, अब तक जो शीर्ष A था वो किस पे पड़ रहा था, D पे पड़ रहा था, लेकिन अब जो शीर्ष A है वो F पे पड़ रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग इसका नाम बदल गया। इसी तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा और एक बार रोटेट करेंगे, कुछ इस तरह से जैसे ही हम रखेंगे तब अब इसमें क्या कंडीशन बन रही है, ध्यान से देखिएगा। अब A किस पे आ रहा है, E पे आ रहा है। यहां से देखिए A जो है वो E पे आ रहा है, B जो है वो F पे आ रहा है, और C जो है वो D पे आने लगा है। तो एक कंडीशन इसकी और बन गई, यानी कि तीन कंडीशन ऐसी बनती हैं, और तीन कंडीशन में इस तरह से ऐसी 6 कंडीशन बनती हैं। यानी कि इस तरह से हम लोग 18 कंडीशन देख सकते हैं एक ही मतलब दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की। तो उम्मीद है कि ये बात थोड़ा सा समझ में आ गई होगी।
वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए। बाकी ये सारी चीजें उम्मीद है कि समझ में आई होंगी कि अगर जैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाती है। संगत भुजाएं क्या होती हैं? संगत भुजाएं जो एक दूसरे पे चिपकती हैं वही संगत भुजाएं होती है। संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि जो कोण संगत शीर्ष पर बन रहे हो। अब संगत शीर्ष क्या है? जो एक दूसरे पर चिपक रहे हैं वो संगत शीर्ष है। तो इस तरह से ये हो जाता है। अगर इसको इस इधर उधर घुमाते हैं तब इसका नाम भी चेंज हो जाता है, यानी कि जो शीर्ष पे जिस पे पड़ेगा वही वाला यहाँ पे आगे पहले स्थान पे रहेगा, दूसरे तीसरे इनका स्थान फिक्स है। इस तरह से सर्वांगसम त्रिभुज का नामकरण अच्छी तरह से हो जाता है। तो अब तक जितनी बात की गई उनसे 2 नोट पॉइंट निकल कर आते हैं। आइए हम उसको बोर्ड पे लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो अब तक हुई चर्चा में यही निष्कर्ष निकलता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के नामों में अक्षरों का क्रम त्रिभुजों के शीर्षों के बीच की संगतता दर्शाते हैं, यानी कि ए वाला डी पर, ए वाला जो शीर्ष है वो डी का संगत शीर्ष है, बी वाला जो है ई का संगत शीर्ष है और सी वाला एफ का संगत शीर्ष है। बस इतनी सी बात, यानी कि नाम मैटर करता है। अगला कह रहा है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब इसमें संगत भाग क्या क्या है? पहला तो ये शीर्ष है जो संगत है आपस में ए डी के और इस तरह से। दूसरा नंबर ये भुजाएं जो है वो संगत हैं और कोण संगत हैं। ये सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं, ये कह रहा है। वही चीज यहाँ पे लिखा भी है। शीर्षों के तो संगत होने पे बराबर होने से कोई आता नहीं है तो वो एक पॉइंट ही है सभी। तो जो मैटर करते हैं वो कोण और भुजाएं। तो जैसे ही दो त्रिभुज, किसी ने कह दिया कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, किसी ने कहा या आपने किसी तरह से सिद्ध कर लिया, आगे बताएंगे कि कैसे सिद्ध किया जाता है, नेक्स्ट टॉपिक वही होगा। तो जैसे ही आपको पता चला कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या कह दिया गया कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो आप ये सारी कंडीशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसकी संगत भुजाओं को आप बराबर कर दीजिए, संगत कोणों को आप बराबर कर दीजिए। तो बस यही तो कंपटीशन में पूछा जाता है, कोण निकालना। तो बस अगर किसी तरह से संगत पता चल गया और उसके बाद एक त्रिभुज का कोण पता है तो दूसरे का उसका जो संगत कोण है उसको आप लोग बराबर कर सकते हैं आराम से। तो आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग बात करते हैं कि दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, उनके लिए कुछ कसौटियां हैं, उन पे बात करते हैं। 5 थी, पहले ही बता दिया गया था, तो एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होंगे उनके लिए क्या कसौटियां हैं। उसकी पहली कसौटी है कि भुजा कोण भुजा, इसी को हम लोग SAS कहने का मतलब साइड एंगल साइड, यानी कि एस से साइड, यानी कि साइड माने भुजा, ए फॉर एंगल यानी कि एंगल माने कोण, यानी कि भुजा कोण भुजा, ये पहली कसौटी है। ये क्या कहती है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके द्वारा बना आंतरिक कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं तथा उनके द्वारा बने आंतरिक कोण के बराबर हो जाए तब वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज अपने पास ये है, नाम दे देते हैं हम लोग इसको ABC। एक दूसरा त्रिभुज इस तरह से यहां पे है, इसको नाम दे दिए गए DEF। अब इसकी दो संगत भुजाएं, ये वाली इसके संगत है, ये वाली इसके संगत है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तब ये जो संगत भुजाएं हैं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाए और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाए और इनके बीच जो कोण बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए। बस अब ये चाहे भुजा, अभी हमको नहीं पता है कि ये बराबर है कि नहीं है, अगर हमें किसी त्रिभुज में इतनी जानकारी दे दी जाए कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाए और इनका एक कोण बराबर हो जाए, यानी कि इन दोनों के ही द्वारा जो बन रहा है कोण वही वाला, अगर ये दूसरे कोण पे बात करेंगे तो उसके लिए एक अलग कंडीशन आती है। अभी वाली कंडीशन में इन दोनों भुजाओं द्वारा ही बनाया गया कोण आपस में बराबर हो जाए और ये दोनों भुजाएं संगत जो है वो आपस में बराबर हो जाए, तब हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। जैसे ही इतना हमको पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो अब इस पे हम लोग वो सारी 6 कंडीशन ला सकते हैं जो अभी यहाँ पे लिखी थी कि ये वाला कोण अगर इसके बराबर दिया ही है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी में अगर प्रमेय या किसी सवाल में आ गया कि इस वाले कोण की वैल्यू निकालिए और इस वाले कोण की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, बस काम खत्म है। फिर जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, आपने सिद्ध किया, वैसे ही ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसी में ये सारी प्रमेय काम आती हैं, यानी कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद आप उस पर सारी 6 कंडीशन ला सकते हैं। जैसे इसकी लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर दी होती तो इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर खुद ब खुद हो जाती। आगे एक और प्रमेय आएगी जिससे हम लोग इसकी लंबाई निकाल सकते थे, लेकिन यहां से अगर ये सर्वांगसम हो गए तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इस वाले प्रमेय से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं।
तो ये पहली कंडीशन थी कि दो संगत भुजाएं बराबर हो जाए और उनके द्वारा बनाया गया एक कोण बराबर हो जाता है, तब हम लोग उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कह सकते हैं। ये हो गई पहली कंडीशन। आइए दूसरी पे बात करते हैं। नेक्स्ट कसौटी पे जाने से पहले एक और प्रमेय है इसी से रिलेटेड। अभी जो हमने दिखाया कि 3 3 बराबर हो जाते हैं, ऊपर वाला एंगल बराबर था ही, नीचे वाली भुजाएं भी बराबर हो गई, उसी से ये निकल कर आया एक प्रमेय कि किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं के, समान भुजा मतलब बराबर लंबाई की, बराबर लंबाई को जिनकी वो समान भुजाएं हम लोग उसको कहेंगे, तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं और इसका विलोम भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, विलोम भी सत्य है, यानी कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे, और विलोम का मतलब कि कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। इससे देखिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, नाम इसका ABC है। इसमें अगर कह दिया जाए कि जो भुजा AB है वो बराबर है AC के, यानी कि ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के, तो इसके सम्मुख कोण, यानी कि एक ही त्रिभुज में बनने चाहिए, अलग वाले त्रिभुज में नहीं जाएंगे हम लोग। इसका सम्मुख कोण ये वाला बना और इसका सम्मुख कोण ये वाला बना, तो यानी कि जैसे ही हमने कहा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इन दोनों के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण B जो है वो कोण C के हो जाएगा। ऐसे ही एक त्रिभुज और है अपने पास, उसमें हमने कहा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, या हम इन दोनों कोणों को आपस में बराबर ले लेते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, नाम दिया ABC। तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, AC है इसके सामने की BC, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। बस इतना ही कह रही है ये प्रमेय। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कसौटी पर, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की। जो अपनी नेक्स्ट कसौटी आती है वो क्या है, कोण भुजा कोण, यानी कि एंगल साइड एंगल। ये क्या कहती है, दो त्रिभुज अपने छोटे से ABC और ये एक त्रिभुज DEF, इस तरह से अपने पास दो त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण, यानी कि दो संगत कोण, कोई ये वाला कोण इसके संगत है, ये वाला कोण इसके संगत है, कोई भी दो कोण संगत वाले बराबर हो जाएं, यानी कि जो दो कोण थे वो संगत थे और बराबर हो जाए, उनके अंतर्गत भुजा। अब कोणों के अंतर्गत भुजा कौन सी है, यानी कि ये जो दोनों संगत थे उनके अंतर्गत ये वाली भुजा, ये दोनों संगत, ये दोनों मतलब थे तो इनके अंतर्गत ये वाली भुजा, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर, संगत दो कोण बराबर हो गए और इनके अंतर्गत आने वाली ये भुजा बराबर हो गई, तब हम लोग ऐसा कह सकते हैं। आप लोग इन दोनों त्रिभुजों को ना लेना, मतलब कि इन दोनों जो कोण है उसको ना लेना चाहें तो इन्हीं त्रिभुजों में आप लोग कुछ इस तरह से एक इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, इसको, यानी कि ये वाला इसके बराबर कर दीजिए, ये वाला इसके बराबर कर दीजिए, ये भुजा बराबर कर दीजिए। इसी तरह से कोई भी दो कोण को आप लोग, कोई भी दो कोण को संगत वाले को बराबर कर लीजिए और उसके बाद उनके बीच की एक भुजा को बराबर दिखा दीजिए किसी भी तरह से, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे आप उस पे वो 6 की 6 कंडीशन लाद सकते हैं, यानी कि तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, तो इतनी सी बात हो जाती है ये सर्वांगसम त्रिभुज पे। आइए नेक्स्ट कसौटी पे बात करते हैं। तो अपनी कंडीशन है वो क्या है कि कोण भुजा कोण, अभी तक क्या था, कोण कोण भुजा, अभी तक क्या था, कोण भुजा कोण। उसमें और इसमें अंतर बस थोड़ा सा है कि जैसे उसमें था कि ये दो त्रिभुज थे इस तरह से, उसमें ये वाले कोण आपस में बराबर थे, उसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो रही है। ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जरूरी नहीं है यही वाली, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो जाए, ये वाली बराबर हो जाए या ये वाली बराबर हो जाए, यानी कि एक ही, जरूर दोनों कंडीशन एक साथ नहीं फुलफिल करे तब भी, यानी कि ये आपस में बराबर हो जाए और ये दो कोण आपस में बराबर हो जाए, तब ये कंडीशन पूरी तरह से लागू हो जाती है और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी कि दो कोण बराबर हो जाए और कोई सी भी एक भुजा बराबर हो जाए। मेरे हिसाब से फिर इसके पहले वाली का कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि वो इसी में समाहित हो जा रही थी, क्योंकि दो संगत जो कोण है वो बराबर हो जा रहे हैं, जो दोनों का जोड़ा है वो बराबर हो जा रहा है और एक भुजा बराबर हो जा रही है। अब चाहे उसको आप इस वाली को कह लीजिए, इस वाली को कह लीजिए या इस वाली को कह लीजिए, बस उससे थोड़ा सा ये लग रहा था कि वो दोनों कोणों के बीच में भुजा थी, तो इसलिए वो
मतलब कि ये दर्शा रहा था कि ये दोनों कोण के बीच की भुजा है, बस इतना सा। बाकी इस वाली कंडीशन से वो वाली कंडीशन भी अपने आप लागू हो जा रही थी। अब इसी कंडीशन के अंतर्गत दो और प्रमेय आती हैं, है तो एक ही प्रमेय, यानी कि उसका विलोम भी एग्जिस्ट करता है। तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अपनी जो दो प्रमेय है वो क्या कह रही है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। किसको? जिस पे लंब डाला जा रहा है। तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा, यानी कि दो त्रिभुज अपने पास कुछ इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं और इसका एक शीर्ष जो है ए बी सी, ये शीर्ष है, इससे हम यहाँ पे लंब डालते हैं। यानी कि लंब डालने का मतलब कि दोनों तरफ 90 डिग्री होना चाहिए। ये रेखा वाले चैप्टर में बताया गया है कि लंब रेखाएं क्या होते हैं। तो जैसे ये दोनों 90 डिग्री पे काटा और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज आपस में मतलब कि समद्विबाहु रहा होगा। यानी कि ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु रहा होगा। ये जो पूरा ओवरऑल एबीसी वाला है वो आपस में समद्विबाहु रहा होगा, यानी कि इसकी ये दो भुजाएं आपस में बराबर रही होंगी। और ये जो नीचे वाला है उसी का विलोम है कि यानी कि एक जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, यानी कि ये भुजा हमें बराबर दी गई है, इसका ये शीर्ष है, तो यहां से डाला गया लंब इसे दो बराबर भागों में बांट देगा। बस इतनी से ही कंडीशन है। यानी कि अगर ये ऊपर से डाला गया लंब अगर इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, तब क्या कहेंगे हम लोग इसको? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये और ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इस तरह से ये दो प्रमेय हो जाती है। उम्मीद है कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब नेक्स्ट कंडीशन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर जाने से पहले एक कंडीशन यहाँ पे और हो सकती है कि किसी जो ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं, जैसे ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हुई ये कोण बराबर हो जाएगा इसके पहले वाली प्रमेय के हिसाब से। तो जैसे ही ये भुजाएं बराबर हुई ये कोण भी बराबर हो गए। तो इसी को हम लोग एक लैंग्वेज में और इसी प्रमेय को लिख सकते हैं क्या, कि अगर किसी त्रिभुज के जो शीर्ष कोण है, यानी कि जो शीर्ष कोण है उसका समद्विभाजक अगर आधार को दो बराबर भागों में, यानी कि समद्विभाजक मतलब इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटने वाली, अगर इस पर लंब हो रही है, आधार पर लंब हो रही है और लंब हुई, तो ये तो अगर कोण बराबर है तो ये आपस में वैसे भी बराबर ही हो जाएंगे। तो अगर इस पे लंब हुई तब भी ये त्रिभुज दोनों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। अगर समझ में आई है तो ठीक है, बाकी आप लोग इसके पहले जो बताई गई थी दोनों वो जानते रहिए। अगर इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल होती है तो आप लोग इसको समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अपनी आ जाती है भुजा भुजा भुजा। इसकी प्रमेय लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बस समझ लीजिए। यानी कि दो त्रिभुज ऐसे हैं अपने पास, इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तब हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कह सकते हैं और वो 6 कंडीशन लगा सकते हैं। यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, भुजाएं आपस में बराबर दी गई हैं। तो इस तरह से अपनी ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। तो आइए नेक्स्ट और अंतिम कसौटी पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपनी कंडीशन है वो समकोण त्रिभुज पर है। वो क्या कहती है कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक का कर्ण और एक भुजा दूसरे के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो जाए, यानी कि जो भुजा हम ले रहे हैं वही और एक कर्ण ले लें। यानी कि एक त्रिभुज अपने पास ऐसा कुछ है और एक त्रिभुज ऐसा कुछ है, दोनों ही समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कर्ण दोनों की बराबर हो जाए और एक कोई भी भुजा, इन दोनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए, तब हम लोग इसको सर्वांगसम त्रिभुज कह सकते हैं। मान लीजिए यही भुजा इसके बराबर हो गई, तो बस अब ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। चाहे ये वाली भुजा आपस में बराबर हो जाए तब भी सर्वांगसम हो जाएंगे, ये वाली ना हो तब भी। तो ये हो जाता है सर्वांगसम त्रिभुज होने की 5 कसौटियां, जिन पे हम रख कर चेक कर सकते हैं कि कोई त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है। तो त्रिभुज की कसौटियों पे बात, त्रिभुज के सर्वांगसम होने की कसौटियों पे बात हो जाने के बाद अपनी कुछ त्रिभुज से रिलेटेड असमीकाएं आती हैं, यानी कि ये भी कुछ प्रमेय होती हैं। आइए अब इन पे बारी बारी से बात करते हैं। कुल 4 प्रमेय पे और हम बात करेंगे, जिनमें से 2 अपने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। पहली वाली क्या कह रही है कि यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है और विलोम भी इसका सत्य है। तो पहले आइए जो सीधा सीधा लिखा है उसको समझते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। यानी कि एक कोई त्रिभुज है, इस तरह से लेते हैं हम कि छोटी बड़ी भुजाएं हो, तो ये हो गया। तो अब हम इसमें मान लेते हैं कि ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, तो
इसके सामने का जो कोण होगा ये भी इन दोनों कोणों से बड़ा होगा। बस इतना सा कह रही है अपनी ये प्रमेय। तो इसका विलोम क्या कह रहा है कि यदि ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा है, इसका ये वाला कोण सबसे बड़ा है, ये वाला कोण बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। बस इतना सा ये अपनी पहली प्रमेय कह रही थी। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यानी कि भुजाएं अलग अलग हो, तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है और इसका विलोम ये हो गया। नीचे कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। ये तो आपको जो जब समकोण त्रिभुज पढ़ाया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें भी बताया गया था कि जो दोनों भुजाओं का योग होता है वो कर्ण से बड़ा हो जाता है और कर्ण ही उसकी सबसे बड़ी भुजा थी। तो ऐसा जैसे ये त्रिभुज है अपने पास, एक ये वाली भुजा कुछ ले लीजिए x, ये वाली भुजा ले लीजिए y, इसको z ले लीजिए, तो कोई भी x प्लस वाई कर लीजिए, ये हमेशा बड़ा होगा z से। या कोई भी दो भुजा ले लीजिए, x प्लस z ले लीजिए, तब ये बड़ा होगा किससे? y से। या इसी को y प्लस z ले लीजिए, तब ये बड़ा होगा x से। तो इस तरह से किन्हीं भी दो भुजाओं का हम लोग योग करते हैं जब, तो वो तीसरी जो बच रही है भुजा उससे बड़ा होगा। चाहे जैसा त्रिभुज आप बना लीजिए, चाहे उसमें एक भुजा इतनी छोटी कर लीजिए और एक इतनी बड़ी कर लीजिए, तो इन दोनों का योगफल इस वाले से बड़ा ही हो जाएगा। तो सिंपल ये दो प्रमेय हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट दो प्रमेय पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपनी तीसरी प्रमेय है वो कह रही है कि किसी बिंदु से जो दी गई रेखा पे नहीं है, एक पॉइंट है जो किसी रेखा पर नहीं है, स्थित नहीं है, उस रेखा तक, यानी कि एक रेखा ऐसी है, कोई रेखा है एक पैर तक जा रही है, खींचे गए सभी रेखाखंडों में, यानी कि यहां से इस वाले लाइन को मिलाने पर कुछ मान लो ऐसे मिल रही हैं, कुछ ऐसे मिल रही हैं, कुछ ऐसे मिल रही है। कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? तो अनंत खींचे जा सकते हैं। कुछ को यहाँ पे हमने दर्शा दिया। सभी रेखाखंडों में लंबवत रेखाखंड सबसे छोटा होता है, यानी कि ये जो लंबवत रेखाखंड 90 डिग्री पर इसको हिट कर रहा है, ये इन सारे रेखाखंडों में सबसे छोटा होगा। और वैसे भी जब हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे, या ज्यामिति क्या, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, उसमें क्या होता है कि जो पॉइंट है उससे एक लाइन से इस पॉइंट की जब दूरी निकाला जाता है, तो दरअसल इनके बीच की लंबवत दूरी निकाला जाता है और यही इनके बीच की दूरी कहलाती है। यानी कि किसी रेखा से किसी बिंदु को, चाहे तो आप लोग इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी भी निकाल लें ऐसे, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी सबसे छोटी दूरी होती है, वो इस पर लंब होती है और यही वाली दूरी हम लोग कैलकुलेट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। लंबवत दूरी यानी कि बिंदु से रेखा के बीच की दूरी के नाम पे हम लोग क्या निकालते हैं? लंबवत दूरी। तो ये प्रमेय बस इतना कहती है कि जो रेखा पे बिंदु नहीं है उससे अगर इस पे बहुत सारी रेखाखंड डाले जाए, तो जो लंबवत वाला होगा वो सबसे छोटा होगा, बाकी ये सब इससे बड़े होंगे। तो आइए अब अपनी आखिरी और नेक्स्ट प्रमेय पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपनी प्रमेय है वो क्या कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा उसका आधा होता है। एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं और उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे इसका नाम कर दिया ABC, इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग नाम दे देते हैं D, और इस वाली भुजा का जो मिड पॉइंट है उसको नाम दे देते हैं E। अब ये कह रहा है कि इन दो भुजाएं हैं त्रिभुज की, उनके मध्य बिंदु को मिलाया जाए। ये मिला दिया हमने, तो एक रेखाखंड अपने पास बनकर आया, कौन सा? DE। ये रेखाखंड बनकर आया। वो कह रहा है तीसरी भुजा जो बची हुई भुजा थी, यानी कि BC थी, उसके समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा। तो पहली बात यहाँ पे लिख देते हैं, जो BC है वो पैरेलल है, यानी कि समांतर है DE के, इसके समांतर होगा। अब दूसरी बात, इससे ये लंबाई में आधा होगा, यानी कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगी, यानी कि जो BC है वो डबल होगी किसकी? DE की। चाहे ऐसा कह लीजिए, चाहे DE आधी होगी किसकी? BC की। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। यानी कि ये प्रमेय इतना कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी। कैसा भी त्रिभुज हो, कोई भी समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कोई भी हो, अगर ये तीसरी के समांतर होगी और इस वाली की लंबाई की आधी लंबाई की ये बीच वाली जो रेखाखंड निकल कर आएगा वो होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, जो कुछ इम्प्रूवमेंट
आपको अगर समझ में आता हो कि हो सकता है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।